गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज की क्लास प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट आपका 7वां प्रैक्टिस सेट लगेगा। देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो होता है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपका करवाएंगे, चाहे वो लिटरेचर का हो या ग्रामर पोर्शन का हो। पार्ट ए और बी दोनों आपको कंप्लीट कराने हैं, तो धैर्य रखें और इस वीडियो के साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाना है। और इसके साथ ही साथ आप ये भी लगाएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। पेपर जो आपका है 70 नंबर का पेपर है। 70 में से आप लगाएंगे कि आपके नंबर कितने हो रहे हैं, तो मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 15 मिनट अलॉट किए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। देखिए प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट है। इसमें 7th प्रैक्टिस सेट आज हम लगवाएंगे। तो आप चाहें तो आप अपने साथ प्रैक्टिस सेट निकाल के रख सकते हैं और इसमें चाहे आप राइट आंसर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि इस आपको पैसेज को प्रॉपर तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन को चार आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो आइए हम इसको प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं। ठीक है, तो धैर्य बना के आप बने रहें। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको इस वीडियो में लगवाया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य बना के रखें। चलिए हम इसको रीड करते हैं। केयरफुली इसको प्रॉपर तरीके से आपको रीड करना है, क्योंकि आपके जो 15 मिनट हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट मिनट होते हैं पेपर को पूरी तरीके से रीड करने के लिए। चलिए हम इसको रीड करते हैं। एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। द स्टूडेंट सिट्स द ग्राउंड अंडर द ट्री। यानी कि अब आप इसकी हिंदी समझ लीजिएगा। यानी कि जितना आप प्रयास करेंगे हिंदी समझने का, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। एट शांति निकेतन क्लास, यानी कि शांति निकेतन की जो क्लास है, शांति निकेतन क्या है, एक एबोर्ड पीस है, यानी कि शांति का निवास है। इसकी जो क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर, यानी कि ओपन एयर का मतलब खुली हवा में इनकी क्लासेस लगती हैं। द स्टूडेंट सिट्स द ग्राउंड। स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो जमीन पर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं वो? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठते हैं। दे ऑफन एक्ट प्ले, वे हमेशा एक्ट प्ले मतलब करते हैं नाटक। ठीक है। दे हैव रिटन देमसेल्फ, वे खुद लिखते हैं, वेरी एक्ट दोज रिटन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया उसे वो खुद लिखने का प्रयत्न करते हैं। द ग्रेट पोएट हु फाउंडेड शांति निकेतन, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो एक महान कवि है। ग्रेट पोएट मतलब होता है महान कवि है। हु फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना करना। उन्होंने स्थापना की किसकी? शांति निकेतन की। और शांति निकेतन है क्या है? ये शांति का निवास है। द प्लेस फिल्स एनीवन विथ पीस एंड क्वाइट, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड शांति निकेतन। द मीनिंग्स ऑफ वर्ड शांति निकेतन का जो मतलब होता है इज अबाउट पीस, इसका मतलब होता है शांति का निवास। शांति निकेतन का अगर अर्थ पूछा जाए तो आपका होगा ये अबाउट ऑफ पीस, यानी कि शांति का निवास है। मैनी ऑफ अवर ग्रेटेस्ट लीडर, यानी कि हमारे देश के ग्रेटेस्ट महानतम जो नेता थे, वर एजुकेटेड एट शांति निकेतन, शांति निकेतन से वो क्या हुए? शिक्षित हुए। चलिए हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। अब आपको समझ में आएगा, नीचे आपके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके नीचे दिए गए हैं। देखिए जल्दबाजी नहीं करना, बहुत आराम से आपको क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया। इसका मतलब आपको 15 मिनट पेपर को प्रॉपर तरीके से क्या करना है? रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट 20 क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन जो होते हैं OMR शीट पे आपको दिए जाएंगे, जिनमें आपको क्या करना पड़ेगा?
करेक्ट ऑप्शन को टिक करना। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ये पार्ट ए में दिया जाएगा। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो 50 नंबर का होगा, उसमें रिटर्न भी होगा जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन भी इंक्लूड होगा। तो इसके क्वेश्चन लगाते हैं जी। हु इज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? मैंने आपको जब इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताया था, आपको बताया था कि शांति निकेतन का संस्थापक कौन है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे राजा राम मोहन राय। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में राजा राम मोहन राय की कोई बात नहीं की गई थी, तो इसलिए एलिमिनेशन आपका प्रयोग करेंगे, तो एलिमिनेशन का प्रयोग करके ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि पूरे पैराग्राफ में राजा राम मोहन राय की कोई बात नहीं की गई, अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन होते हैं विवेकानंद। यानी कि जब आपने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया था, पैराग्राफ को रीड किया था, तो आपको बताया गया था हु इज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन का संस्थापक कौन है, तो विवेकानंद हो नहीं सकते। तो शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो इस पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको OMR पे फिल करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शांति निकेतन क्लास आर हेल्ड इन द। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि शांति निकेतन की क्लासेस कहाँ लगती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बिग हॉल, बड़े हॉल की कोई बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लासरूम, क्योंकि शांति निकेतन की क्लास जो लगती थी वहाँ पे क्लासरूम की व्यवस्था नहीं थी, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ओपन रूम, खुले हुए रूम, रूम भी नहीं थे, तो ये हो जाएगा आपका पहले वाली लाइन में। आप इसको रीड कीजिएगा, शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। तो आपको यहाँ पे देखिए ये आंसर मिल गया। तो डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ओपन एयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके जो पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपको सही ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन कहीं बाहर से नहीं होंगे, ऑप्शन जो दिए जाएंगे ऑप्शन बाहर से हो सकते हैं, लेकिन एक आंसर जो होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, वो आपके पैराग्राफ में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड्स शांति निकेतन मीन्स? यानी कि शांति निकेतन का मतलब क्या होता है। शांति निकेतन का मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको पैराग्राफ रीड किया था, तो आपको बताया था शांति निकेतन का मतलब क्या होता है। तो शांति निकेतन का मतलब होता है एडॉप ऑफ पीस। यहाँ पे देखिए लिखा है द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स शांति निकेतन इज एडॉप ऑफ पीस। यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सबके आंसर इसी पैराग्राफ में होते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। आपको 15 मिनट इसीलिए मिलते हैं कि आपके पेपर को प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर है। एडॉप ऑफ पीस, ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पैराग्राफ को प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप सारे क्वेश्चन सही से कर पाएंगे, बस धैर्य बना के रखें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका क्वेश्चन जो होगा, देखिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पैराग्राफ आपका दिया गया था पार्ट ए में, इसके सारे क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 4 से 8 तक। आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, बिस्वा डॉट डॉट लिविंग इन कलकत्ता फॉर 2 years नाउ। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 8 तक। 4 से लेकर के 8 तक आपको 1 से लेकर के 20 तक आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको OMR बेस्ड होंगे, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रश्न है आपका बिस्वा डॉट डॉट लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। ऑप्शन है आपके हैज, हैड एंड हैड बीन और हैव बीन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका ऑप्शन क्या होगा, हैज होगा, हैड होगा, हैज बीन होगा या हैड बीन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे तो आपको आंसर यहीं पे देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सेंटेंस आपका लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years, हमने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक का अंतिम सेंटेंस होता है, उसमें आपका समय दिया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनकी सभी की पहचान होती है, जो इनका लास्ट वाला का पहचान होता है वो एकदम इक्वल सेम होता है, बट समय दिया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पे आपका हैज हो नहीं सकता, क्योंकि हैज जब भी आएगा इसके साथ आपकी क्या होगी, बी थर्ड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जबकि यहाँ पे ये आपका है बी फोर, क्या है, बी फोर, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो हैज हो नहीं सकता, हैड हो नहीं सकता। अब आपके दो कंफ्यूजन में है, डाउट में, यहाँ से हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, इन्हीं में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए इसके लिए हम एलिमिनेशन करते हैं कि हैज बीन होगा या हैव बीन होगा। अब हैज बीन अगर होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अगर हैड बीन अगर लगाएंगे तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नाउ शब्द, तो विश्वा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years, यानी कि अब की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो हैड बीन आपका हो नहीं सकता। तो आपका सी फॉर चेन्नई द राइट आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन भरा जाएगा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता। तो इस तरह से एलिमिनेशन करके आप राइट ऑप्शन लगा सकते हैं। तो आप टिक करते रहें कि कितने आपके क्वेश्चन, अंत में आपको मूल्यांकन करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 4 से 8 तक। ये 4 हो गया था, 5 में आपका है क्वेश्चन, देखिए, ए ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ड एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द वर्ब। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, ए ब्यूटीफुल टेम्पल, ए ब्यूटीफुल टेम्पल, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है लेकिन समझ में प्रॉपर आएगी, ठीक है। ए ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग built at अयोध्या, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका एडजेक्टिव वर्ड क्या है। ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन है आपका वेरी, कि वेरी वेरी, बी ऑप्शन है आपका टेम्पल, और सी ऑप्शन है आपका ब्यूटीफुल, और डी ऑप्शन है आपका NOT। इसका मीन्स होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। हमने आपको ये जब पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक जब पढ़ाया था तो आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया था कि आप एडजेक्टिव को कैसे आप ढूंढेंगे। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड कहेंगे। तो ए ब्यूटीफुल टेम्पल यानी कि एक सुंदर मंदिर, एक सुंदर मंदिर। अब मंदिर क्या है आपका, ये नाउन है, मंदिर क्या है आपका, नाउन है। और नाउन के बारे में किसी को बोलने का अधिकार होता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये ब्यूटीफुल शब्द किसके बारे में बोल रहा है, टेम्पल के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया था आपका एडजेक्टिव वर्ड क्या है, तो एडजेक्टिव वर्ड आपका है ब्यूटीफुल। सी फॉर चेन्नई द राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके पास अगर मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट है, अनसॉल्व पेपर है, तो प्रॉपर तरीके से आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ये आप अपने पास रखिए ताकि आप उसमें से सिक्योर हो सकें कि आपका ऑप्शन सही था या गलत था। आपको साथ ही साथ कमेंट करके और लिख के बताना है कि हमारा ऑप्शन सही है या नहीं है। अंत में आप कमेंट करके ये स्कोर बताएंगे कि हमारा स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू द मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में क्या करना है, रीऑर्डर लगाना। रीऑर्डर मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इससे पहले वाली वीडियो में हम रीऑर्डर कैसे लगाते हैं। रीऑर्डर में सबसे पहले आप यहाँ पे सेंटेंस लिखा है केयरफुली रीड स्लैश, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले लिखा है यहाँ पे रीड स्लैश बुक स्लैश दिस अगेन स्लैश सेल, नेक्स्ट आई केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। आप किसको रीऑर्डर लगाना है, रीऑर्डर लगाने के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले इसमें से क्या निकालेंगे, आप सब्जेक्ट को निकालेंगे। देखिए ये तो है आपकी वर्ब, ये आपकी क्या है, नाउन है, और दिस आपका क्या है, इसे आप प्रोनाउन कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव कहना ठीक नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि किसी नाउन से पहले लगेगा, और नाउन से पहले अगर लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको रीऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, आपको रीऑर्डर लगाना है। रीऑर्डर मैंने पहले आपको बताया था, इसमें से कर्ता निकालना है। कर्ता देखिए यहाँ पे आई निकल के आ रहा है, और कर्ता जैसे ही निकल के आएगा, कर्ता के बाद आपकी ठीक क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब इसमें सर्च कीजिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है। रीड तो आपकी वर्ब है, बुक आपका नाउन है, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, सेल आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आई सेल के बाद आपका जो है केयरफुली, आई सेल केयरफुली, मैन वर्ब आपकी है रीड, दिस बुक। अब देखिए ये आपका लग गया है रीऑर्डर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन में आपका केयरफुली सेल आई रीड दिस बुक, ये आपका हो नहीं सकता है। अगला आई सेल केयरफुली रीड दिस बुक्स, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, लगाइए डी आंसर आपका। प्रैक्टिस सेट 7 निकालिए और डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई सेल केयरफुली रीड दिस बुक, ठीक है। तो सबसे पहले रीऑर्डर लगाने का तरीका होता है, कर्ता निकालेंगे, कर्ता के बाद ठीक आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि इसमें से आपको खोजना है कि किस वर्ड में आपकी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 निकाल दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये पूछा गया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, सॉरी चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, आपको स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी। सी से चलते हैं हम। बिलीव का स्पेलिंग होता है BELIEV, इसका मतलब ये स्पेलिंग आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। रिसीव पे आ जाइए, तो RECIEVE कह सकते हैं, ये भी स्पेलिंग आपकी गलत है। अगला ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, तो ए ऑप्शन टिक कीजिएगा। डिसीव की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 से 8 संख्या जो थी उस श्रृंखला में लास्ट क्वेश्चन आपका है ही डेड डॉट डॉट कॉलरा, ही डेड डॉट डॉट कॉलरा, ठीक है। जब भी किसी बीमारी के साथ, किसी डिसीज के साथ किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आप प्रीपोजिशन विद का प्रयोग कीजिएंगे। तो देख सकते हैं आप विद कौन से ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यानी कि 2 क्वेश्चन है आपके, वो कैसे लगाते हैं। इसमें देखिए आपका रीड द पैसेज, यानी फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेज को रीड करना पड़ेगा और सही ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। चलिए हम पैराग्राफ को रीड करते हैं, उसके बाद आप आंसर लगाइएगा। और द टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, यानी कि चाय जो है पहली बार कहाँ, चाइना में पी गई थी। देखिए इसकी एक बहुत सुंदर सी कहानी है। एक व्यक्ति था चाइना में जो पानी उबाल करके पी रहा था। क्या कर रहा था, पानी उबाल करके पी रहा था। उसी समय उसी के पास एक वृक्ष था, चाय का वृक्ष था। अचानक वो खौलते पानी में गिर गया और चाय, उस पानी का, जो पानी उबाल रहा था व्यक्ति, उसका स्वाद चेंज हो गया। आई थिंक तब से चाय पी जाने लगी और चाइना ने ही चाय का आविष्कार किया था। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया था टी वाज फॉर ड्रिंक इन चाइना, सबसे पहली बार चाय जो पी गई थी वो चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेड सी फॉर द बैक 2700 BC। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा टी इज बीइंग ड्रिंक इन चाइना सिंस, ऑप्शन है आपके सिंस 14 AD, सिंस 2700 BC, तो आपका बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। नो क्वेश्चन पे देखिए बी क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछे द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड टी, चाय एंड चीनी। चाय एंड चीनी ये शब्द कहाँ से आए हैं, चाइनीज से आए हैं। कहाँ से आए हैं, चाइनीज से आए। तो चाइनीज देखिए किस ऑप्शन में है, तो चाइनीज आपका सी ऑप्शन में था ये, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 को रीड कीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, What was the only hope left in the heart of लेंचोस फैमिली, यानी कि लेंचो के परिवार की एकमात्र जो उम्मीद बची थी, आशा या उम्मीद बची थी, वो क्या बची थी? ऑप्शन है आपके, कंप्रेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि क्या उसे गवर्नमेंट से उम्मीद थी, क्या लेंचो के परिवार को गवर्नमेंट से उम्मीद थी? ए ऑप्शन है आपका। बी ऑप्शन है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन, क्या फार्मर एसोसिएशन से उम्मीद बची थी? हाँ। सी ऑप्शन है फ्रॉम गॉड, क्या उन्हें भगवान से उम्मीद बची थी? या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब या उन्हें कोई भी आशा नहीं बची थी, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे लेंचो को और लेंचो के परिवार की एकमात्र जो आशा बची थी, वो किससे बची थी? भगवान से। तो सी फॉर कैनेडा इज द राइट आंसर। सी फॉर कैनेडा राइट आंसर लगाइए आप। ठीक है, लेंचो को जो एकमात्र आशा बची थी, उनके हृदय में क्या आशा बची थी? कि भगवान ही हमारी मदद करेंगे। तभी तो भगवान को एक पत्र लिखा था लेंचो ने। लेंचो चैप्टर जब भी मैंने पढ़ाया था, प्रॉपर तरीके से आपको समझा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को, और हमें स्कोर भी बताना है आपका 20 कितना हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, whom did मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। मंडेला जो है किससे धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। फर्स्ट ऑप्शन है हिज फैमिली, अपने परिवार को। ए ऑप्शन हिज फैमिली, और बी ऑप्शन जो है वाइट रूल्स, वाइट रूल्स, एंड सी ऑप्शन है अफ्रीकन पैट्रियोट, एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज रख दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। बेसिकली आपको 3 में ही आपको आंसर मिल जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, मंडेला जो है किसको धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका था। अपने परिवार, एलिमिनेशन कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। तो हिज फैमिली ऑप्शन नहीं हो सकता है। वाइट रूल्स यानी अंग्रेजों के रूल को, बिल्कुल भी नहीं। अफ्रीकन पैट्रियोट, सी ऑप्शन आपका सही है। बच्चे कोई सोच रहे होंगे सर सी फॉर कैनेडा इज द राइट आंसर ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अफ्रीकन जो देशभक्त थे, उनको क्या धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। नेल्सन मंडेला आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आंसर समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच सिटी वर एन ए मार्गोट सेंट टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर, यानी कि एंडो को मार्केट किसके साथ भेजा गया था? अपनी दादी के साथ। वो कहाँ भेजा गया था? एचएन। तो बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर वही आपको क्या करना पड़ेगा? पैसेज को रीड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें एटलीस्ट आपका स्कोर भी आपका जानना है, कि आप हमें कमेंट करके स्कोर बताएंगे आपका 20 कितना हो रहा है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं। No one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relation to me, the censorship accept them. Who composed these line, यानी कि ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं? यानी कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं। यानी ये लिया गया है आपका किस चैप्टर से लिया गया है। जब आपको चैप्टर समझ में आएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये लाइनें किससे ली गई हैं। ठीक है, जब चैप्टर आप रीड करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर आप चैप्टर समझ लीजिएगा, चैप्टर से लिया एनिमल चैप्टर, और एनिमल चैप्टर के जो राइटर हैं, एनिमल चैप्टर आपका पोइट्री से है, तो इसको राइटर नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? पोइट कहेंगे। तो दिया गया है यहाँ पे 14 क्वेश्चन पे, हु कंपोज दीज लाइन्स, ये लाइनें किसने लिखी हैं? ठीक है, ये लाइनें जो लिखी हैं वाल्ट व्हाइटमैन, वाल्ट व्हाइट,
ये इस पोएम के क्या हैं, पोइट हैं। तो ये ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है द पोएट फील्स दैट एनिमल शो, यानी कि पोएट कभी जो होता है महसूस करता है, क्या महसूस करता है, एनिमल शो, यानी कि जानवर दिखाते हैं। ऑप्शन समझिए यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपका बेबिंग टेल्स, बेबिंग टेल्स, टेल का मतलब होता है पूंछ। बी ऑप्शन है आपका टीथ, टीथ हिम, एंड सी ऑप्शन है आपका पिक्चर, पिक्चर्स टू हिम, और डी ऑप्शन है आपका रिलेशन टू हिम, रिलेशन टू हिम। ठीक है, फिर एक बार से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका द पोएट फील्स दैट एनिमल्स शो, यानी कि कवि जो होता है महसूस करता है। कवि कौन है आपके, वाल्ट व्हाइटमैन है। ये महसूस करते हैं, महसूस क्या करते हैं, बेबिंग टेल्स अपनी पूंछ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। टीथ अपने दांत दिखाते हैं, जानवर भाई दांत नहीं दिखाते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पिक्चर अपनी तस्वीर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्या दिखाते हैं, वो रिलेशन अपना संबंध दिखाते हैं। ठीक है, जब इस चैप्टर को आप प्रॉपर तरीके से, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको बुक को रीड करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसको मिटाते, तब तक क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अंत में आपको इसको जरूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका हु वाज ट्रिकी, हु वाज ट्रिकी। ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है ए कैट, बी ऑप्शन है आपका ए डॉग, एंड सी ऑप्शन है आपका ए मंकी, और डी ऑप्शन है आपका ए हॉर्स। अगर ये ऑप्शन आपने नहीं बता पाया तो समझो आपकी नैया मझधार में है। ये ऑप्शन आपको जरूर बताना है। सबसे इस श्रृंखला यानी कि प्रैक्टिस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन है तो यही है। ट्रिक्की के बारे में आपने कहानी तो पढ़ी होगी। ठीक है, ट्रिक्की जो था कैट तो थी नहीं, आपका क्या था, कुत्ता था। तो बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। सबसे प्रैक्टिस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन था ये। देखिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल आपका 26 जनवरी है, तो प्रॉपर तरीके से विद्यालय आएँ और यूनिफॉर्म के साथ आएँ। ठीक है, श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एब्राइट जो साइंटिस्ट था उन्होंने ग्रेजुएट किया था। ऑप्शन है आपके हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन। तो रिचर्ड्स एब्राइट जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ से उन्हें ग्रेजुएट किया था, ग्रेजुएशन जो की थी वो हार्वर्ड से की थी। कहाँ से की थी, हार्वर्ड से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है लाइजोल रिसीव्ड ए इन्विटेशन फ्रॉम, लाइजोल को एक इन्विटेशन आमंत्रित पत्र प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मटिल्डा जो महिला थी, मटिल्डा जो हमेशा उदास रहती थी, उसके पति जो थे वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या थे, क्लर्क थे। उनको जो आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को रीड कीजिएगा और आप इसका राइट जवाब दीजिएगा। सही से नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, यानी कि रामलाल
ये आप चैप्टर पढ़ेंगे भोली, ये शायद सप्लीमेंट्री का अंतिम चैप्टर होगा। चैप्टर को प्रॉपर तरीके से रीड करना है आपको। यानी कि विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, यानी कि गांव में रामलाल को कौन सी पोस्ट दी गई थी, उपाधि कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। ऑप्शन है आपके तहसीलदार, ए ऑप्शन है आपका तहसीलदार, बी ऑप्शन है आपका सरपंच, एंड सी ऑप्शन है आपका हेडमास्टर, एंड डी ऑप्शन है द नंबरदार। ठीक है, तो रामलाल को उपाधि क्या दी गई थी? देखिए रामलाल एक किसान था, गरीब नहीं कह सकते हैं लेकिन समृद्ध किसान था। उसके 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। अगर पूछा जाए इनकी बड़ी पुत्री का नाम, तो बड़ी पुत्री का नाम राधा था, उससे छोटी पुत्री का नाम जो था मंगला था, एंड देन उसके बाद आपकी 3rd नंबर की चंपा, और सबसे लास्ट में थी भोली। पूछा जाएगा आपकी किसी भी क्वेश्चन में जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा भोली का रियल नेम क्या था। तो भोली का रियल नेम, वास्तविक नाम था सुलेखा था, और लोग इसको भोली कहा जाने लगा था। तो रामलाल को गांव में जो उपाधि मिली थी वो नंबरदार की मिली थी। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, न तो उन्हें तहसीलदार की उपाधि मिली थी, न हेडमास्टर की मिली थी, और न ही सरपंच की उपाधि मिली। क्या उपाधि मिली थी? नंबरदार की उपाधि मिली थी। चलिए, इस श्रृंखला का आपका ऑब्जेक्टिव केस का 20वां क्वेश्चन, यानी कि अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है आपका, द शॉप ऑफ द थ्रेटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट, यानी कि थ्रेटिकल ड्रामा जो कंपनी थी वो कहाँ पे थी। ये ग्रीफन चैप्टर से आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया गया है। वो आपका ऑप्शन है आपके लंदन लैन, ग्रीफन लैन, आइपिंग लैन और ड्यूरी लैन। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपके इस श्रृंखला में जो 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें से सही कितना, आपका स्कोर कितना रहा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा था। चलिए, इसके आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। चलिए चलते हैं हम यहाँ पे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आपका, पार्ट ए में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन थे जो आपके ऑब्जेक्ट में, आप में कमेंट करके ही बताइएगी कि आपका स्कोर क्या रहा। पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में वही आपका प्रोसेस है, आपका केयरफुली पैसेज को रीड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको आंसर देने पड़ेंगे। जो आंसर हैं वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आपका डी ऑप्शन देखिए, इसमें से अपोजिट वर्ड ऑफ होस्ट का पूछ रहा है। अपोजिट वर्ड ऑफ होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, और मेजबान का अगर विलोम शब्द की बात की जाए तो वो हो जाएगा मेहमान, और मेहमान को इंग्लिश में कहते हैं गेस्ट। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं आपको इसी पैराग्राफ में से आपको छांटने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइटिंग से। अब राइटिंग जो हम आपको करवा चुके हैं, आप एक बार हमारे पिछले वीडियो में देख करके पढ़ सकते हैं। राइटिंग में आपको यहाँ पूछा गया है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू स्टडी हार्ड, अवॉइड बैड कंपनी, डू नॉट राइट योर नेम। यानी कि अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है जिनमें उनको सलाह देनी है कि आप पढ़ाई करो, और जो अवॉइड करना है, अवॉइड मतलब छोड़ देना है, बुरी संगत को आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये ना कर पाओ तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मिलेगा अथवा में, और में। ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, अपने प्रिंसिपल से आपको एक पत्र लिखना है, टेलिंग हिम दैट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू मुंबई। आपको बताना है कि आपके पिताजी का क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। यू नीड ए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आपको टीसी चाहिए। सिंपल सी भाषा में इसको टीसी कह सकते हैं। एडमिशन इन ए स्कूल, यानी कि जब आप टीसी लेकर के जाएंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तब आपको दूसरे स्कूल में क्या एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ये 4 नंबर का आपका अथवा में ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे माई विलेज, माई विलेज पे आ जाएगा माई विलेज, जो भी कि हम आपको लिखवा चुके हैं। एन आइडियल टीचर, आइडियल टीचर, ये सब हम आपको करवा चुके हैं। किसी पे भी आ जाए तो आप ये ऐसे वगैरह लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 से 80 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, ग्रामर पोर्शन हम आपको हल करके बताते हैं। ग्रामर पोर्शन पे आइए। अगर किसी को नहीं मिला तो पेज नंबर 41 निकालिएगा, प्रैक्टिस सेट का पेज नंबर 41, जो कि आज आपका पूरा हल कराना है। चलिए, ग्रामर पोर्शन का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपका लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा,
आई एम वेटिंग फॉर योर फादर, तो आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया, आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए सेंटेंस आपका है असर्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इस सैड या सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा जब भी हटाएंगे तो दैट लगा देंगे। दैट के लिए भी कंडीशन है, दैट तभी लगाएंगे जब इधर वाला वाक्य आपका असर्टिव हुआ। अगर इंटेरोगेटिव हुआ या एम्परेटिव हुआ तो आप दैट नहीं लगा सकते, ठीक है। और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा आपको सूत्र बताया था SON वाला, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप सूत्र याद रखेंगे, कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे आई को हमने चेंज कर दिया किसके अनुसार, ही के अनुसार, ठीक है। एम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो एम का क्या हो जाएगा, बाज। बैटिंग चेंज होगा नहीं, बिफोर रहेगा बैटिंग फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए योर आपका सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहाँ पे होगा बैटिंग फॉर माई फादर। अब टुडे का हम चेंज कर देंगे दैट डे में। देखिए कितने आसान से आपको 2 नंबर मिलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना पड़े, क्वेश्चन लिखे देते हैं, आप इसको चेंज करके बताइएगा, जो कि हम आपको बता चुके हैं। पहले 2 नंबर इसके मिलेंगे आपको, फिर 2 नंबर इसके मिलेंगे। आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। जब भी इसकी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, हमने आपको कुछ वर्ब ऐसी लिखाई थी जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, कुछ अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो उसी के अनुसार सहायक्रिया इज एमआर का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे अब आप हिम को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक्रिया क्या लगाएंगे, इज। नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नॉन, और इसके साथ बाई ने लगा करके क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे मी और वेरी वेल। ये देखिए 2 नंबर आपके कितने आसान है, ही इज नोन टू मी वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचुएट द फॉलोइंग। इसमें आपको बहुत आसान है। इसमें आपका लिखा माई फादर सेड टू रमेश यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। आपको कुछ नहीं करना है, माई फादर सेड टू रमेश यानी कि आपको कैपिटल लेटर कर देना है, और शुरुआती जो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे वहाँ पे आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर देना है। एटलीस्ट आपका फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना, कुछ ज़्यादा नहीं करना। इसमें देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। चलिए हम स्टोरी बनाना सिखाते हैं। पेज नंबर आपका 42 है, निकाल लीजिएगा। देखिए स्टोरी बहुत ही आसान है, पर थोड़ा धैर्य रखेंगे, और स्टोरी में आपको मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए स्टोरी का यहाँ पे देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। स्टोरी के आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो स्टोरी बहुत ही आसानी पूर्वक करनी है। देखिए स्टोरी बनाना हम आपको पिछली वीडियो में भी सिखा चुके हैं, स्टोरी में गलती नहीं आनी चाहिए। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी है आपका, बसंत ऋतु बड़ी सुहानी होती है। बसंत ऋतु क्या होती है, बड़ी सुहानी होती है। तो स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग सीजन। बसंत, स्प्रिंग माने तो बसंत, यानी कि 4 आपकी ऋतुएं होती हैं, बसंत ऋतु, ऑटम ऋतु, विंटर और समर। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है, तो बड़ी सुहावनी का हो जाएगा इट इज वेरी प्लीजेंट। इज वेरी, वेरी मतलब बहुत, और प्लीजेंट मतलब होता है सुहानी, प्लीजेंट, ठीक है। फर्स्ट फुल स्टॉप तक स्टोरी करने का तरीका होता है कि फर्स्ट फुल स्टॉप तक इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, समझ में आ जाएगा इस सेंटेंस के अनुसार सहायक्रिया क्या लगेगी, और सहायक्रिया अगर आपको समझ में आ गई फिर आप स्टोरी आसानी से करें। दूसरे फुल स्टॉप तक पढ़िए। इस ऋतु में
बहुत आराम से करना, इस ऋतु में, तो हो जाएगा इस, तो हो जाएगा इन दिस सीजन। इन दिस सीजन, इस ऋतु में क्या होता है, ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडक होती है। ठीक है, इट इज, ठीक है, इस सीजन में, इस ऋतु में क्या होती है, न तो ज़्यादा क्या होती है, ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडक होती है। तो नाइदर, यानी कि आपको पेयर कंजक्शन बताया, नाइदर लगा होगा, नाइदर के साथ आपका नॉर अवश्य आएगा, आइदर होगा तो और आएगा, और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो अवश्य आएगा। यहाँ पे लिखा, एक बार फिर से इसको रीड कीजिएगा, इस ऋतु में, तो इन दिस सीजन ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडक होती है। ठीक है, इट इज नाइदर का प्रयोग करेंगे, इट इज नाइदर। अधिक का मतलब होता है मोर। ठीक है, अधिक का मतलब क्या होता है, मोर। हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्मी। इट इज नाइदर मोर हॉट। ठीक है, अब नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉर, नाइदर के साथ आप नॉर लगाएंगे। ये पेयर कंजक्शन आपको याद करना, नॉर, मोर एंड और स्टोरी ध्यान से समझिएगा। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड होती है। ठीक है, इट इज नाइदर मोर हॉट। ठीक है, इट इज नाइदर मोर हॉट, न तो अधिक क्या होती है, गर्मी होती है, ना अधिक ठंड होती है। एंड हॉट, हॉट हो गया आपका, एंड नॉर मोर कोल्ड, ये हो गया आपका। इस ऋतु में, इन दिस सीजन, इस ऋतु में, इट इज नाइदर, न तो मोर हॉट मतलब न तो अधिक गर्मी, एंड और न ही अधिक सर्दी होती है। इट इज नाइदर मोर हॉट एंड नॉर मोर कोल्ड, यानी कि ना तो अधिक सर्दी होती है, ना अधिक क्या होती है, ठंडक होती है। अब क्या आगे लाइन में पढ़िएगा, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ों से पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब यहाँ पे लीफ होता है, LEAF, लीफ मतलब होता है पत्ती, और लेकिन यहाँ पे पत्तों की बात की है, तो बहुवचन जब भी बनाएंगे तो क्या करें, एफ को हटा के क्या लगा देंगे, BES। पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, तो लीव्स फॉल, फॉल डाउन मतलब नीचे गिर जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि पेड़ों से पत्ते क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है कि आप उसको फुल स्टॉप तक रीड कीजिएगा, आपको स्टोरी में गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे वाली लाइन में देखिए, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, नई कोपलें पुनः निकलती हैं, निकलती हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, नई कोपलें पुनः निकलती हैं, तो न्यू, न्यू का मतलब नई, और सूट्स मतलब होता है कोपलें, न्यू सूट्स राइजेज, अगेन मतलब पुनः या दोबारा निकलती हैं, नई कोपलें क्या करती हैं, पुनः या दोबारा निकल आती हैं। अगली लाइन है आपकी, वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं। ठीक है, वन एवं बाग कैसे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, ये भी प्रेजेंट में है, तो आपका है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, वन, एंड बाग, बाग का मतलब होता है गार्डन, सीम्स कैसे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, आकर्षक का मतलब अट्रैक्टिव। तो इस प्रकार से आप स्टोरी बना सकते हैं, स्टोरी का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन इज वेरी प्लेजेंट, यानी कि स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सुहावनी होती है, बहुत सुहावनी होती है। इन दिस सीजन, इस ऋतु में, इट इज नाइदर मोर हॉट, इस ऋतु में न तो अधिक क्या होती है, गर्मी होती है, एंड और न ही क्या होती है, नॉर मोर कोल्ड, और न ही ज़्यादा ठंडक होती है। लीव्स पत्तियाँ फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि पत्तियाँ जो होते हैं पेड़ों से गिर जाती हैं। न्यू सूट्स किसका मतलब होता है, कोपलें, न्यू सूट नई कोपलें राइजिज अगेन दोबारा से निकल आती है, पत्तियां गिर जाती है दोबारा क्या होती हैं, निकल आती है। पतझड़ मौसम के बाद ये आपका क्या आता है, बसंत ऋतु आती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट वन एंड गार्डन, बगीचा,
यानी कि वन और बगीचे सीम्स अट्रैक्शन मतलब आकर्षक लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिटरेचर से क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं लिटरेचर के। पहला क्वेश्चन दिया गया है लिटरेचर में, आपको 30 से 40 वर्ड में आपको प्रत्येक का आंसर लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, यानी कि लेंचो क्रोधित क्यों हुआ जब उसे पत्र मिला था। देखिए लेंचो का भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए लेंचो ने डिमांड की थी भगवान से, उससे कम धन प्राप्त होने के बाद लेंचो को क्या लगा, गुस्सा आया था। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको लिखवा चुके हैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए, डिस्क्राइब द वेल्डर ऑफ कुर्ग। कुर्ग आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और अथवा करके, तो आपको 4 में से 2 करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन का उत्तर देना है 60 वर्ड में। इसमें दिया गया, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटमेंट, व्हाई डिड ही बिग ट्री एट द बोधि ट्री। ये क्वेश्चन आपका बनारस चैप्टर जो है, सरमन ऑफ बनारस, आई थिंक इसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना आता है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 लाइनें आपको कविता की लिखनी है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल आइडिया सभी बच्चों को तो याद होता ही है, रटवा दिया जाता है। ठीक है, वैसे एनसीएफ हमारा 2005 ये कहता है कि रटन प्रणाली से मुक्त रहेंगे, लेकिन आपको सेंट्रल आइडिया रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वें क्वेश्चन पे आ जाइएगा। एक क्वेश्चन का आंसर देना है 60 वर्ड में, जो आपका 4 नंबर का होगा। गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मैसेज पंफरे। पंफरे वही डॉग की मालकिन होती हैं। ठीक है, ट्रिकी। गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ भोली, भोली के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आई थिंक पैराग्राफ नहीं है, आपका प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बता सकता है। देखिए हार नहीं मानना है, परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है और पर डे हम एक न एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगवाया करेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके या कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वो हम आपको कमेंट में दे देंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।